नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। तो ये बात है हमारी स्टेट बार काउंसिल के मुद्दे के रिगार्डिंग। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन और आप अमेंडमेंट भी इसको समझ सकते हो, जो कानून के अंदर बताई हुई नहीं है बार काउंसिल्स के मेंबरशिप के रिगार्डिंग, वक्फ बोर्ड के मेंबरशिप के रिगार्डिंग। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डाउट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये बात को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जितने भी मेरी ये वीडियो को देखेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि वीडियोस आप देखते हो बट लाइक नहीं कर पाते हो। चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। पहले केस का नाम है मोहम्मद फिरोज अहमद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अदर्स 2025। सुप्रीम कोर्ट ये 2025 का जजमेंट है। इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू अपना आया। मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में इशू बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, ए नाम का व्यक्ति है और ये अपने आप में एक एडवोकेट है। एडवोकेट है यानी कि इनके पास लॉ की डिग्री है, लॉ ग्रेजुएट ये हो चुके हैं, प्लस अपना इन्होंने स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करवा लिया है। ठीक है जी, चलो ये बात अपनी सिंपल समझ में आ जाती है। अब वक्फ एक्ट 1995 एक कानून है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इसको कानून के बारे में भी आपको बताऊंगा। एक वक्फ एक्ट 1995 एक कानून है। इस कानून के अंदर एक सेक्शन नंबर 14 है। सेक्शन नंबर 14 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको वक्फ बोर्ड का मेंबर बनना है ना, तो फला फला आपको पदवियां आपके पास होनी चाहिए, तब जाके पदवियां मतलब पोजीशन आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप जो है वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल के अंदर आप जो एक एज अ मेंबर बन सकते हो। तो अगर आप एमपी हो, साथ में मुस्लिम हो, तो आप आओ, जो राज्य सरकार है वो आपको वक्फ बोर्ड का मेंबर बना देंगी। अगर आप जो है एमएलए हो, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर आप एमएलए हो प्लस मुस्लिम हो, तो जो राज्य सरकार है वो आपको जो है वक्फ बोर्ड का, वक्फ काउंसिल का मेंबर बना देगी। साथ में एक तीसरी कैटेगरी और आती है कि अगर आप एक स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हो, साथ में वकील हो, स्टेट बार काउंसिल होने के नाते आप एक वकील हो प्लस मुस्लिम हो, तो आओ, स्टेट बार काउंसिल जो राज्य सरकार है वो आपको जो है पदवी दे देगी, यानी कि आप जो है वक्फ बोर्ड के एज अ मेंबर, एज अ काउंसिल बन जाओगे। तो ये सेक्शन नंबर 14 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 के अंदर ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मैंने भी आपको बताया, अगर आप एमपी हो, मुस्लिम हो, वक्फ बोर्ड के आप जो मेंबर बन सकते हो। अगर आप जो है एमएलए हो, मुस्लिम हो, तो आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकते हो। अगर आप एक स्टेट बार काउंसिल के एज एन एडवोकेट हो एंड तो आप जो है वक्फ बोर्ड के अंदर एज अ मेंबर बन सकते हो, प्लस मुस्लिम भी होने चाहिए हो। चलो जी, ये बात समझ में आ जाती है। अब क्या हुआ, ये ए नाम का व्यक्ति तो अपने स्टेट बार काउंसिल का मेंबर था। चलो जी, इसके बाद में राज्य सरकार ने ए नाम के व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का अपना मेंबर चुन लिया गया, वक्फ बोर्ड का एज अ मेंबर भी चुन लिया गया। यानी कि ए नाम का व्यक्ति एडवोकेट भी है, यानी कि स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज अ मेंबर, वकील का मेंबर भी है, स्टेट बार काउंसिल के अंदर मेंबर भी है, प्लस वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर भी है। तो क्या लीगली तौर पे ऐसा किया जा सकता है? किया जा सकता है, कोई मनाही वाली बात नहीं है, इसमें किया जा सकता है। तो ए नाम का व्यक्ति एज एन एडवोकेट है, एक्स ऑफिशियो के तौर पे वक्फ बोर्ड के एज अ मेंबर भी होंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने इनको अपॉइंट भी कर लिया, क्योंकि कानून ने भी इनको प्रावधान के तौर पे अलाउ किया हुआ भी है। अब एक दिन की बात है, अचानक ए नाम के व्यक्ति को राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया कि सॉरी, ए नाम के व्यक्ति आप जो है मुस्लिम तो हो, आप जो है स्टेट बार काउंसिल के मेंबर तो हो, स्टेट बार काउंसिल के अंदर एक वकील भी हो, और आपको हम वक्फ बोर्ड से एज अ मेंबरशिप के तौर से बाहर निकालते हैं, कमेटी से, मेंबरशिप से हम आपको दरख्वास्त करते हैं, यानी कि हम जो आपको बाहर निकालते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं। यहां पे मामला आया। अब ए नाम का व्यक्ति गया अपना हाई कोर्ट के पास में, सिंगल डिवीजन बेंच के पास। हाई कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन दिया कि देखो, एज पर सेक्शन 14 ऑफ वक्फ एक्ट 1995, इफ अगर कोई भी व्यक्ति एज एन एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल का मेंबर का जो टेन्योर पीरियड होता है, एक बात बताओ ना, स्टेट बार काउंसिल का अपना भी तो टेन्योर होता है। मान लेते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से अगर बात करूं, तो स्टेट बार काउंसिल का अगर मैं मेंबर एज एन एडवोकेट नया नया बनता हूं, तो 2 साल तक के लिए तो मैं मेंबर बना रहूंगा। 2 साल के अंदर मुझे एआईबी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा अपनी मेंबरशिप को अपना परमानेंट करने के लिए, हाँ है ना। अगर मैं 2 साल के अंदर एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो मेरी मेंबरशिप है वो सीज हो जाएगी, रद्द मानी जाएगी। तो यहां पे हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा यही फैसला दिया गया कि ए नाम के व्यक्ति, आप स्टेट बार काउंसिल का जो आपका मेंबरशिप का टेन्योर पीरियड था ना, वो एक्सपायर्ड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो इसके तहत वक्फ बोर्ड के अंदर आप जो है जो मेंबरशिप होल्ड करके बैठे हुए हो, वो भी आपकी सीज हो जाती है, उसको भी रद्द करा जाता है। ऐसा जजमेंट पास करके हाई कोर्ट की डिवीजन सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया कि जो सरकार ने आपको वक्फ बोर्ड के मेंबरशिप से आपको दरख्वास्त कराए, यानी कि सीज कराए, आपको रिमूव कराए, वो बिल्कुल सही करा है। क्योंकि यहां पे सेक्शन नंबर 14 के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है कि आप जो है
स्टेट बार काउंसिल के अंदर मेंबर हो और मुस्लिम हो, तभी आप जो है वक्फ बोर्ड के अंदर एज अ मेंबरशिप होल्ड करके रख सकते हो। अब आप स्टेट बार काउंसिल के अगर मेंबर ही नहीं हो, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम आप रह गए हो, तो आप वक्फ बोर्ड के तो मेंबर कैसे बन सकते हो? ये बात का क्लैरिफिकेशन हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा दिया गया। बट एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन भी दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में ना थोड़ी क्लैरिटी आएगी। हम सीधा सेक्शन नंबर 14 को ओपन अप कर लेते हैं। ये रहा सेक्शन नंबर 14 वक्फ एक्ट 1995 का। इसमें क्या लिखा हुआ है? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड को हम कैसे बनाएंगे, कौन कौन लोग इसमें बैठेंगे? एक चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, और 1 एंड नॉट मोर देन 2, मतलब 2 बंदे जो है अपना स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना चुनेंगे, और मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप हो तो आप भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रखोगे, ठीक है जी। स्टेट लेजिस्लेचर मुस्लिम मेंबर यानी कि एमएलए अगर आप हो तो भी आप अपना मेंबरशिप जो है बोर्ड के अंदर होल्ड करके रखोगे, ठीक है जी। एंड इसके अंदर अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर भी बात करी हुई है कि यहां पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, यहां पे क्या लिखा है कि अगर आप मुस्लिम मेंबर हो प्लस बार काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट, अगर आप बार काउंसिल ऑफ द स्टेट या यूटी के अगर मेंबरशिप के अंदर बार काउंसिल के अगर मेंबर हो तो भी आप अपना बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर एज अ मेंबर पोजीशन होल्ड कर सकते हो। बट लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है भाई? बार काउंसिल ऑफ द स्टेट की मेंबरशिप आपकी करंटली प्रेजेंटली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी ये वाला टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो आप फिर भी बोर्ड के अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करके रखोगे, ये इलीगल होगा, एक तरह से कानून का उल्लंघन करने वाली बात होगी। अब इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की बात करी जाए, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ना आधी एक बात लिखी हुई है, एक आधी अधूरी बात लिखी हुई है। यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए के बारे में तो लिखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि आप एमपी की पोस्ट से हट जाते हो, एमएलए की पोस्ट से हट जाते हो, तो आप जो है वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप से भी हट जाओगे, बात खत्म, ये लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे स्टेट बार काउंसिल के बारे में कुछ नहीं लिखा कि अगर मैं स्टेट बार काउंसिल एज एन एडवोकेट के तौर पे मेरी पोजीशन या जो मेरा टेन्योर है वो अगर खत्म हो जाता है तो क्या वक्फ बोर्ड से भी मैं बाहर हो जाऊंगा या नहीं? इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा, कानून में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अपना पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसी बात को लेके अपना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के पास मामला गया कि जज साहब यहाँ पे कानून के अंदर तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि अगर मेरे स्टेट बार काउंसिल का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो मैं वक्फ बोर्ड से भी बाहर कर दी, स्टेट गवर्नमेंट मुझे वक्फ बोर्ड से भी बाहर कर देंगे। जज साहब ये तो गलत बात है। बट हाई कोर्ट ने अपना एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन व्यू रखा, आपको पता होना चाहिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन व्यू रखा जाता है कि जब कोई कानून के अंदर कोई डाउट क्रिएट होता है कि लिखी हुई बात नहीं होती है, तो जो कोर्ट्स हैं वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन व्यू अपना अडॉप्ट करके फैसला अपना सुनाते हैं। जो हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया कि भले यहां पे ये बात नहीं लिखी हुई है स्टेट बार काउंसिल अगर के टेन्योर के बारे में, बट बैलेंस रखने के लिए ये लॉजिक को अपना ध्यान में रखते हुए कि अगर एमपी की पोस्ट जा रही है तब वो वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर नहीं हो सकता है, सही कॉमन सेंस की बात है। ऐसे ही स्टेट बार काउंसिल की अगर आपका टेन्योर खत्म हो रहा है तो आप वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं अपना रह सकते हो। यही व्यू अपना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा दिया गया। अब मामला गया दोबारा अपील में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बोला कि भाई जब कानून में लिखा हुआ ही नहीं है तो हम अपना दिमाग लगा के कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो जो वकील है मुस्लिम है और जिनका स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो मेंबरशिप जो टेन्योर है वो एक्सपायर्ड भी हो चुका है, कोई बात नहीं, तब भी वो वक्फ बोर्ड के अंदर एज अ मेंबर बने रह सकते हैं। अब मामला गया फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना सिंपल सा क्लैरिफिकेशन दिया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन व्यू एप्लीकेबल करते हुए। उन्होंने बोला जो हाई कोर्ट के जो सिंगल जज बेंच थी उनके द्वारा जो व्यू और जो क्लैरिफिकेशन, जो डाउट और जो इशू के ऊपर सुनवाई करी गई है और जो जजमेंट पास करा है वो बिल्कुल सही है। जो हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के द्वारा जजमेंट पास करा गया है कि अगर यहां पे एमपी और एमएलए का व्यू ऐसा रखा गया है तो हम जो थर्ड मेंबर है वकील की बात अगर करी जा रही है, एडवोकेट आप स्टेट बार काउंसिल का अगर आपका टेन्योर खत्म हो गया है तो तब आप जो है वक्फ बोर्ड के बोर्ड से बाहर हो जाओगे। तो जो हाई कोर्ट के द्वारा सिंगल बेंच के द्वारा जजमेंट पास करा गया वो बिल्कुल सही है। दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये बात अपना फाइनली जजमेंट ये बात क्लियर करी कि अगर आप एक एडवोकेट हो प्लस मुस्लिम हो प्लस स्टेट बार काउंसिल के अंदर मेंबरशिप आपने होल्ड करके रखी हुई है, देन आप ओनली वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर बन सकते हो अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट चुन लेती है। जैसे ही आपका बार काउंसिल ऑफ योर स्टेट की मेंबरशिप का टेन्योर पीरियड ओवर हुआ, एक्सपायर हुआ, खत्म हुआ, तो आप जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबरशिप है वो भी आपकी छीन ली जाएगी, उसके ऊपर भी रोक लगा दी जाएगी। दैट्स इट। तो ये अपना एक क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया क्योंकि ये कानून के अंदर मिसिंग पार्ट था, उसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन व्यू एप्लीकेबल करके ये अपना चीजों को क्लियर करा गया। आप जजमेंट का नाम भी देख सकते हो, मोहम्मद फिरोज अहमद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अदर्स। तो मणिपुर की जो राज्य सरकार है उन्होंने रिमूव करा था, रीजन मैंने आपको बता दिया है।
और जो डाउट मैंने आपको बताया है कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये अपना जुडिशरीज के द्वारा भी अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करा गया है। आपका क्या मानना है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई बात भी सीखने को अगर जरूर मिली है तो मुझे एक बार इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, हमारा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए, एज वेल एज लैपटॉप यूजर्स के लिए। तो स्टेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम जो है बैचेस अपने रन करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, फैमिली लॉ एक्सेट्रा, तो आपको सब्जेक्ट वाइज बैचेस अवेलेबल रहेंगे अच्छे डिस्काउंट के साथ में, याद रखना। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक जरूर करिएगा। और इस जजमेंट की अगर आपको कॉपी भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और अगर बैचेस आपको चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। और ये वीडियो के माध्यम से अगर आपको चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।